हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो फिर आज हम लोग एनसीईआरटी के अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो किया है वो द्विघात समीकरण में 4.1 कंप्लीट कर लिया है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको करवा दिया है। आज फिर हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा। जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा उसका पूरा पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये 4.2 है एक्सरसाइज, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसका जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है कि गुणन, ये जो जितना भी इसमें प्रॉब्लम होगा उन सबको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं 4.2 गुणनखंड विधि वाला। फिर उसके अगला वाला जो एक्सरसाइज आएगा वो अलग विधि से आएगा, फिर उसके आगे वाला एक्सरसाइज अलग विधि का होगा। तो ये एक्सरसाइज ही है गुणनखंड विधि का। तो इसके इस जो 3 नंबर है क्वेश्चन, इसके हेडिंग में ऊपर में लिखा हुआ है कि समस्याओं को गुणनखंड विधि से हल करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात करें। दो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, क्या बोला है? दो संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। दो संख्या जिनका योग 27 है। योग मतलब जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब जो दो संख्या को जोड़ा जाता है तो वो क्या होता है? 27 आता है। और अब ये अगर जोड़ 27 है और उसका जब गुणनफल, गुणनफल किसको बोलते हैं? गुणा को। जब गुणनफल करते हैं तो कितना आता है? 182 आता है। दो संख्या ऐसा है उसको ज्ञात करना है हमको। बताया नहीं कि कोई भी संख्या, कोई संख्या ये है, या बोला कि कोई दो संख्या ऐसा है जब उसको हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने पे 27 आता है और गुना करते हैं तो गुना करने पे क्या आता है? 182 आता है। तो बताइए कि वो संख्या दोनों क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बोला कि दो संख्या का योग 27 है, तो हम लोग मान लेते हैं, ये जो चूंकि मैथ है तो हर चीज को मानना ही पड़ता है। तो हम लोग मान लीजिए, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएगा x, ठीक है। मान लीजिए कि पहली संख्या क्या है? x है। तो दूसरी, इसलिए खुद ब खुद दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? खुद ब खुद क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा जो पूरा संख्या का जोड़ है 27, उस 27 में से अगर ये संख्या हम लोग x माने उसको घटा देंगे तो अगला संख्या अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे भाई मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बोलते हैं कि कोई दो संख्या का योग 20 है और एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लोग क्या करेंगे? 20 में से 5 घटा देंगे तो पता चलेगा 15 है। उसी तरीके से हम लोग मान लें कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या खुद ब खुद कैसे पता चलेगा? कि 27 में से अगर x को घटा देंगे तो अगला संख्या पता चल जाएगा। तो ये दो संख्या हो गया, पहला संख्या हो गया x और दूसरा संख्या हो गया 27 माइनस एक्स। अब आपको बोला है कि दोनों का जो गुणनफल है, जब इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो आता है 182, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नानुसार चलेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाई क्यू लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब दोनों संख्या का गुणनफल होता है तो वो क्या होता है? 182 हो जाता है। तो संख्या क्या है भाई? x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 182। अब इसको हमको समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे बनेगा? ये मल्टीप्लाई होगा 27 से x, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27x। ये x जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 182, ठीक है। अब इसको सही कीजिए, मतलब एक क्रम में लाइए, तो हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? सब में से माइनस भी कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा। सब में से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 27x और प्लस हो जाएगा 182 इक्वल टू हो जाएगा 0। और जब ये 0, ये जो माइनस है इस तरफ आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस भी क्या हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब बन के जो नया समीकरण बन के मिला हमको, ये समीकरण वो मिल गया एक्स का स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया है द्विघात समीकरण, ठीक है। ये जो द्विघात समीकरण हमारा आ गया है, अब यहां से हमको क्या करना है? अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में बस एक समीकरण बना करके छोड़ देते थे, उसको हम लोग सॉल्व नहीं करते थे। अब हमको यहाँ से क्या करना है? इस समीकरण को सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है तो किस विधि से करना है? द्विघात समीकरण विधि से। अब द्विघात समीकरण विधि क्या, देखिए द्विघात समीकरण से हम लोग चलेंगे, मान लेंगे सॉरी गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि क्या है? तो इस बीच वाला टर्म को क्या करते हैं? अलग करते हैं, मतलब दो टर्म, दो इसमें बांट देते हैं,
उसका उसमें जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले ये लास्ट वाला जो नंबर है उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए इसके एक्स स्क्वायर इसमें इसके मल्टीप्लाई में कोई नहीं, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है, जो इसका गुणांक है वो है ही नहीं, इसका इसमें पीछे नहीं है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें गुना नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। सीधे हम लोग क्या करेंगे, 182 का गुणनखंड करेंगे। देखिए इसका तरीका है कि आप सबसे पहले 182 का गुणनखंड कीजिए। ये तरीका अगर आप समझ गए तो बहुत आसान होता है गुणनखंड विधि बनाने में। 182 को कीजिएगा आप 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। अब 100 इसमें लगाइएगा। अब देखिए जाहिर सी बात है कि अब इसमें 2 3 से तो लगने वाला नहीं है, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, कितने अच्छे से सीधे 7 से लगेगा। 7 से लगेगा, 7 है कहीं 7, ठीक है, और उसके बाद बच जाएगा 2, 7 तिया 21, ये हो जाएगा 1391। मतलब 2 नंबर आए, 3 नंबर आए हम लोग गुणनखंड करके, जिसमें से इन दोनों नंबर को अगर गुना करते हैं तो आता है 14, ये आता है 13। अब बहुत आसान है कि 14 13 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो 27 हो जाता है। तो ये आराम से आपको इसमें कुछ ना कुछ दिखता हुआ नजर आएगा, जिससे आप आसानी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये अगर आपको बोल दिया कि बताइए इन तीनों संख्या को ऐसा संख्या बनाना है गुना करके या जोड़ करके जो 27 आ जाए, तो आप दिमाग लेगा ये तो ऑलरेडी 13 है ही, अब इन दोनों ही में कुछ संबंध करना होगा, तो ये दोनों 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, और 14 13 जब दो ठो नंबर बन के आया है, इन दोनों का जो रिलेशन है 14 और 13 जोड़ने में कितना आता है 27 आता है। तो बस यहाँ से बात आपका क्लियर हो जाएगा कि हमको नंबर कौन कौन लेना है, एक लेना है 14, एक लेना है 13, ठीक है, 2 नंबर लेना है, तब क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। अब देखिए, अब 14 13 किसको लिखेंगे, बीच वाले टर्म को तोड़ के लिखेंगे। बीच वाले टर्म को कैसे तोड़ के लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने गिर दिया। अब यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर लिखिए, इसको गुणनखंड में सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस में 182 बराबर हो गया 0। इसमें क्या करना है, आपको बीच वाले टर्म को तोड़ देना है, ठीक है। कैसे तोड़ना है, इसको तोड़ना है 13 और 14 में, ठीक है। पहला वाला जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहेगा, एक्स का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 27x क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस 13x, और प्लस माइनस में क्या लिखाएगा, माइनस में 14x, अब प्लस हो जाएगा ये 182। देख लीजिए, अब आपका 14x हो गया 13x, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27x पूछ जा रहा है। बस अब कॉमन लीजिए, अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x और माइनस में बच जाएगा 13। अब देखिए ये माइनस 14 है और यहाँ पे 182 है, अभी 182 का हम लोग गुणनखंड किए थे तो 13 और 14 आया था। मतलब ये कि माइनस 14 अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में चूंकि हमको यहाँ पे x बचा रहा है तो x बच जाएगा, और 14 और 13 का गुणनखंड इसका गुणनखंड 14 और 13 आया था, मतलब 14 और 13 का गुना है 182, तो यहाँ पे लीजिएगा माइनस में 13। देखिए अंदर में हमने आपको बताया है कि अंदर का ये है, ये दोनों सेम सेम आना चाहिए। सेम कैसे आना चाहिए, जो पहला वाले ब्रैकेट में आ रहा है सेम दूसरे वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। मतलब यहाँ जैसे x माइनस 3 है तो 13 है, तो यहाँ भी x माइनस 13 आना चाहिए। ये हर हाल में दोनों का सेम आएगा, तभी आपका गुणनखंड सही होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों बराबर आ गया तो आप इन दोनों में से क्या कीजिए, x माइनस 3 को क्या कीजिएगा, 13 को बाहर निकाल लीजिएगा। अपने आप अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा इधर x, यहाँ बच जाएगा माइनस में 14, इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 13 14 को जोड़ने से 27 आता ही है। अब जब इसको एक बार कीजिएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, और दोबारा कीजिएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 13। एक बराबर एक x बराबर 13 और दूसरा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 14। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अगर x का वैल्यू 13 रखिएगा तो अगला 14 आएगा, मतलब जो भी रख लीजिए, अगर 14 रखिएगा तो 2 नंबर है तो आपका 13 आएगा। अगर एक को मानिएगा 13 तो दूसरा 14, दूसरे को मानिएगा 14 दूसरा 13, मतलब ये आपका x का वैल्यू 13 14 आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 13 और बीटा बराबर आपका हो जाएगा ना 14। मतलब ये अगर 13 x को 13 मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आप लेते हैं कि x बराबर 13, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 27 और माइनस 13, ये आपका घर की कितना आ जाएगा 14। अगर कोई बोले कि नहीं सर हम x को 13 का माने, x तो 14 भी आया, तो चलो बाबू x को यहाँ पे 14 ले लो, x बराबर कर दो 14। अब क्या होगा 27 में से कितना माइनस करोगे 14, बस ये कितना आएगा 13। अगर 13 लोगे तो 14 आएगा, 14 लोगे तो 13 आएगा। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, 2 सॉल्यूशन आ रहा है, एक आ रहा है 13, एक आ रहा है 14। मतलब कहने का ये हो गया कि द्विघात समीकरण का तो 2 हल होता है, तो दोनों वही एक 13 एक 14, और यहाँ हमसे 2 संख्या पूछा है तो 2 संख्या निकल गया ना, पहली संख्या हो गया 13, पहली संख्या हो गया 13, दूसरी संख्या क्या हो गया 14। अगर हम बोलेंगे नहीं पहली संख्या है 14, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसलिए दो संख्या बराबर, दोनों संख्या
13 और 14, 13 और 14, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात। ठीक है, इसको अच्छे से क्या कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसके आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखा, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन क्या होता है अपने आप में, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग वैल्यू रखता है, उसका हर क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन उसका बनाने का तरीका, उसमें क्वेश्चन को मानने का तरीका सब चेंज हो जाता है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपसे कि दो कर्मा का धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा बात एनसीईआरटी में डालेगा कि आपको उस चीज का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ बोला है कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो ये बात पता होना चाहिए कि कर्मागत किसको बोलते हैं। कर्मागत मतलब होता है लगातार, और धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो लगातार वाला जो संख्या होगा, लगातार दो संख्या का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 300। अब देखिए उस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, दो संख्या का जोड़ और गुणनफल दिया हुआ था। अब बोला कि लगातार जो संख्या है, दो कोई भी संख्या हो सकता है, कहीं का भी संख्या हो सकता है, कोई सा भी संख्या हो सकता है, उन दोनों के वर्गों का योग जो है वो कितना है, 365 है। अब भाई फिर मान लेना है, जैसे इसमें क्या बहुत आसान ये होता है कि आप मान लीजिए, एक मान लीजिए पहला वाला, इसको मान लीजिए पहला वाले को कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x। मान लीजिए कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x, तो अपने आप क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्मागत है तो कर्मा मतलब लगातार, अगर कोई एक होगा तो एक के बाद क्या होता है, दो, एक ज्यादा होता है। अगर ये एक्स है तो क्या हो जाएगा, अगला नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। ठीक है, लगातार दो कर्मागत संख्या पता चल गया कि एक है एक्स तो दूसरा क्या, एक्स प्लस 1। जाहिर सी बात है कि अगर कोई दो नंबर होगा, एक 5 होगा दूसरा 6 होगा, तो एक का कितना का डिफरेंस होता है, कर्मागत नंबर कितना डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ एक का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर पहला नंबर होगा एक्स तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, उससे ठीक एक ज्यादा होगा। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का जो वर्ग है, दोनों का जो वर्ग है उसका ये योग है वो 365 है। दोनों का वर्ग करने का मतलब पहला नंबर का स्क्वायर कीजिए और प्लस दूसरा नंबर जो है उसका भी वर्ग कीजिए, स्क्वायर कीजिए, और जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 365 आएगा। मतलब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या होता है, 365 आता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके इक्वेशन बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर जैसे का तैसे, प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल टू 365। अब आगे एक्स एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 और माइनस हो जाएगा 365 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये 365 में से एक घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर प्लस 2x और माइनस बच जाएगा 364 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये 364, अब सब में से देखिए जितना भी नंबर है सब में से दो दो कॉमन ले सकते हैं हर पद में से, तो दो दो को कॉमन ले लीजिए बाहर, बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस ये 36 का आधा कितना हो जाएगा 18 और ये 2 का आधा कितना हो जाएगा 82 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 2 जब इस तरफ आएगा, 2 के डिवाइड में जाएगा 0 के, तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब फिर क्या करना है, सेम काम इसमें करना है, इसका गुणनखंड करना है भाई, गुणनखंड करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। गुणनखंड सब विधि सॉल्व करने पर 182 का गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। जैसे कीजिएगा 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, फिर आपको 7 से लगाना मजबूरी हो जाएगा 13 से 91, और फिर वही आ रहा है 7 और 14। सिंपल सा बात है, दो नंबर आएगा 7 और 14। अब यहाँ पे एक बात है आपको खास ख्याल रखना है कि अब ये 7 और 14 जो होगा वो घटाव के रूप में लिखा जाएगा, एक नंबर प्लस में जाएगा एक नंबर माइनस में जाएगा, तभी इसका सही आंसर आएगा।
तो हम लोग प्लस एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स को लिखेंगे प्लस में 14x और माइनस में 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए 13x अगर 14x में से घट जाएगा तो ऐसे ही x सिर्फ x बच जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन को फिल कर रहा है। अब आप देखिए इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x, अब प्लस क्या बचेगा 14, अब माइनस 13 इसमें से कॉमन लीजिएगा तब 20 में क्या बचेगा x, अब प्लस में क्या बचेगा 14 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, कॉमन ले लीजिएगा x प्लस 14 को, बच जाएगा x माइनस में 13 इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 14, हो गया माइनस 14। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस में 13, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि धनात्मक पूर्णांक बोला था कि ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोग किसको लेंगे, धनात्मक पूर्णांक को लेंगे, तो पहला संख्या जो हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 13, चूंकि ये नंबर तो ऋणात्मक आ गया, तो x बराबर आपका 13 हो जाएगा, मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 13, तो दूसरी क्या हो जाएगा, ये क्रमागत है तो दूसरी में क्या एक बढ़ा देंगे, दूसरी संख्या में एक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 और प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा 14। ये हो गया आपका दो संख्या, पहली संख्या आ गया 13 और दूसरा संख्या आ गया 14, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 165 दिया था, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, एक है 13 एक है 14, दोनों के वर्गों का योग कितना होता है 365। कैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको याद हो कि 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 14 का वर्ग कितना होता है 196, दोनों को जोड़ दीजिए 9 6 15, 9 6 15 एक 16 के 6 हाथ मिलाएगा एक 3, आ गया आपका 365। मतलब ये कि आप हर तरीके से क्वेश्चन को ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है कि गलत आया है। हाँ देखिए दोनों क्रमागत संख्या का अगर हम लोग वर्क करके निकाले हैं तो ये कितना आ गया है 65 आ गया कि नहीं आया 365, दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया बार बार वीडियो को सोलो करके भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, आपको दोबारा तिबारा बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को, कम से कम 2 बार 4 बार क्वेश्चन बनाइए, जब बने 2 बार 3 बार उसको खुद से बनाइए, जब समझ में आने लगे अच्छे से फिर अदर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अपने आप क्वेश्चन आपके जहन में जाने लगेगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस खोजता है और प्रैक्टिस आपको करना होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट मारिए या तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिखे, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है और ये क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड है किससे, त्रिभुज वगैरह से। बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है वो क्या आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, इसमें भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, अन्य दो भुजा कौन, जो छोटा वाला भुजा है मतलब आधार और लंब, ये दोनों ज्ञात करना है। और कौन सा ये बताया क्या है कि समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 5, कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए, सबसे अच्छा होगा कि समकोण त्रिभुज बना डालिए। समकोण त्रिभुज ये बन गया, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, ये हो गया उसका ऊंचाई, ये क्या हो गया ऊंचाई, ऊंचाई, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका हो गया आधार, ये क्या हो गया आपका आधार, ये क्या हो गया आपका कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, एक आधार एक ऊंचाई। बोला क्या, बोला समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब कि हमको आधार को क्या मानना पड़ेगा, आधार को x मानना पड़ेगा, तो आधार से जो ऊंचाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण कितना दिया है 13, कर्ण कितना दिया है 13। ठीक है, तो अब देखिए मान लेते हैं हम लोग, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार
बराबर x, इसलिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है, समकोण त्रिभुज बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होगा वो लंब का स्क्वायर मतलब ऊंचाई का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण कितना है भाई आपका, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब कितना है भाई, लंब है आपका x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, इसका स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कर देना है, आप सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, हमको करना क्या है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, सबको रटा रटाया है। अब x माइनस 7, तो ये इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर अब माइनस 7 दूनी 14x, अब प्लस क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, अब प्लस की हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। तो इन सबको सही कीजिए, अगर सही जगह पे लाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 है तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, सब इधर आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस 14x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 49, अब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 जो है 169 में से घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 120 इक्वल टू हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब इस सब में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए भाई, 2 कॉमन लीजिएगा तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 0। और 2 जैसे इस तरफ आएगा तो गुना होगा तो 2 भी 0 हो जाएगा, भाग रहेगा तो आपका इक्वेशन बन के आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका बन गया है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। बस 60 का क्या कीजिए, आप गुणनखंड कीजिए। देखिए 60 का गुणनखंड 2 से लगेगा तो हो जाएगा 30, फिर दूसरे का हो जाएगा 15, फिर तीसरा का हो जाएगा 5। अब 2 नंबर चूज करना है हमको जिसका जोड़ या घटा 7 पूर्णा चाहिए। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा 5 या 15, ये 4 तो होगा नहीं, तो 3 दूना 6 अब 5 दूनी 10 तब भी नहीं हो रहा है, तब ऐसे कीजिए 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, अब 12 में से 5 कर दीजिएगा माइनस तो हो जाएगा आ जाएगा 7, तो 7 और 5 का हो जाएगा कॉम्बिनेशन बन जाएगा 12 का। ठीक है, तो कर दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 7x है और माइनस में 60 बराबर क्या है 0। अब क्या हो जाएगा ना कि ये एक्स स्क्वायर तो अपने जगह ही पे रहेगा, गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। क्यों हो गया ऐसा कि जब 12 में से घट जाएगा तो माइनस 7x बच जाएगा, आज दोनों गुणनखंड गुना करते तब 12 60 आ रहा है, अब x कॉमन लीजिए तो बचेगा x माइनस 12, इसमें से प्लस 5 कॉमन लीजिए तो बचेगा x माइनस में 12 इक्वल टू 0। हमने आपको बताया कि बीच वाला नंबर जो होना चाहिए वो हमेशा हमेशा ये दोनों ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बस। अब आपका आ गया, ये हो जाएगा आपका x माइनस 12 और ये हो जाएगा आपका x प्लस में 5 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा आपका x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस में 5। एक बार आ गया 12, एक बार आ गया 5। पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है कि उसका, अब बताइए कभी भी किसी चीज का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माइनस में आता है क्या, है ना, खास करके त्रिभुज वगैरह का नहीं, हमेशा प्लस में। इसलिए हमको x जो लेना है वो क्या लेना है, 12 लेना है। मतलब आधार कितना है इसका, आधार इसका 12 है, आधार बराबर क्या है, आधार बराबर अगर 12 है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है हम आपको यहाँ पे लिखना भूल गए, ये एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन होता है,
सब BVI क्वेश्चन, ठीक है। NCERT का हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग वैल्यू रखता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसलिए NCERT के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है जब भी हम लोग को एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप लोग इसके आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको करवाएंगे, है ना। चैनल को शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, दोस्तों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, हो सकता है कि कब किस बच्चे को किस टीचर से समझ में आ जाए, है ना। किसी को हो सकता है कि मेरी बात समझ में आ जाए, है ना, किसी को अच्छा लग जाए मेरा पढ़ाया, हम जो पढ़ा रहे हैं, किसी किसी के दिमाग में समझ में आने लगे, किसी को ऐसा लगे कि हाँ ये सही है, बस वो उसको उसके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो शेयर कीजिए, शेयर खूब कीजिए, है ना। जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहा है वहाँ से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, है ना। खास करके क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए, देखेंगे, है ना। लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। जो कुछ कमी बेसी हो कमेंट करिए कि सर ये सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।